हेलो गाइस, जय भारत। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे बेक टाइट्रेशन के बारे में। आई होप कि बेक टाइट्रेशन एंड जेल्डोल मेथड दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हम बेक टाइट्रेशन के ऊपर एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथ के साथ क्वेश्चन को लिखते चलना और क्वेश्चन लिखने के बाद चुपचाप पेन रख के बैठ जाना, क्वेश्चन अच्छे से समझना है। ध्यान देते हैं, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1.5 ग्राम सैंपल ऑफ चोक वॉज डिजोल्व्ड इन 200 ml 0.1 molar HCl. The resulting solution required 50 ml 0.2 normal NaOH for complete neutralization. Find weight percentage of CaCO3 in the sample. अब तुम्हें weight percentage पूछ रहा है यहां पर, या फिर तुमसे पूछता percentage purity of CaCO3, दोनों का मतलब एक ही है। पहले जल्दी से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन लिखने के बाद बैठ जाओ। अब जिसने पहले, ध्यान देना, जिसने पहले बेक टाइट्रेशन वाला वीडियो नहीं देखा है, पहले वो वाला वीडियो देखना, तब जाके आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। चलो समझते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सर हमें दिया हुआ क्या, चोक सैंपल है 1.5 ग्राम, उसे हमने उठा के HCl में डुबो दिया, HCl के साथ उसकी रिएक्शन हो गई। अब रिएक्शन किसके बीच में होगी? सर जो चोक सैंपल था इसमें था हमारे पास CaCO3, इसमें हमारे पास क्या था? CaCO3। तो CaCO3 और HCl के बीच में रिएक्शन हो रही है। समझ में आती है बात? अब क्या होगा, HCl और CaCO3 के बीच में जो रिएक्शन हो रही है उसके बाद में जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बच रहा है, अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन में कोई इन दोनों में से कोई एक बचा होगा। क्या बचा होगा थोड़ा समझेंगे। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 50 ml 0.2 नॉर्मल NaOH। हम बाद में क्या मिला रहे हैं? NaOH मिला रहे हैं फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। मुझे सोच के बताओ थोड़ा सा, जब HCl और CaCO3 के बीच में रिएक्शन हुई होगी तो क्या बचा होगा? सोचा? जिन बच्चों ने बेस सोचा है, जिन बच्चों ने सोचा है कि CaCO3 और HCl के बीच में रिएक्शन होने पर HCl बचा है, उनका आंसर सही है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि सर इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन था, उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन में हमने इतने ml, इतनी नॉर्मेलिटी वाला NaOH मिलाया है, बेस मिलाया है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो यहां पर देखो इन दोनों की रिएक्शन में एसिड बचा होगा, तभी तो हमने क्या मिलाया है? बेस मिलाया है। यहां से समझ में आता है। तो हमें ये क्लियर हो चुका है कि HCl जो है ना, इन दोनों की रिएक्शन में HCl बचा होगा, उस बचे हुए HCl की रिएक्शन हमने करवा दी NaOH के साथ, ताकि वहां पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। तो मुझे सोच के बताओ इक्विवेलेंट किस किस के बराबर कर सकते हैं? सर हम देखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, क्योंकि HCl ने CaCO3 के साथ भी रिएक्शन की है, उस HCl ने NaOH के साथ में भी रिएक्शन की है। समझ में आ गया ये बात? लिख देते हैं जल्दी से, लिख देते हैं जल्दी से, क्वेश्चन बहुत इजीली अब सोल्व हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यही थी। क्या इंपॉर्टेंट बात थी? कि सर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 जो चोक सैंपल में प्रेजेंट था, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH जो हमने बाद में मिलाया। अगर आपने ये लिख दिया, आपसे आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। समझ में आता है? अब केवल डेटा जो दिया हुआ उसे यूज करते चलो। हमें दिया हुआ है HCl के लिए 0.1 मोलरिटी दे रखी है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। HCl का एन फैक्टर होता है 1। समझ में आती बात? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर हो जाता है नॉर्मलिटी। क्लियर चीज? ये हो जाएगा नॉर्मलिटी। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है HCl का हमारे पास? 200 ml, ये हो जाएगा 200 ml। अब चूंकि हमने वॉल्यूम जो है ना ml में लिया है, तो हमें ये इक्विवेलेंट नहीं मिल रहा है। क्या मिलेंगे? मिलीग्राम इक्विवेलेंट। ये मिलेगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो यहां पर मैं लिख दूं कैसे? मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। समझ में आता है ये बात? आगे बात करते हैं NaOH के लिए। जो NaOH है ना, उसका देखो हमें वॉल्यूम इंटू नॉर्मलिटी दे रखी है, तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम सीधा हम डायरेक्टली लिख सकते हैं N1V1 से इक्विवेलेंट। N1 कितना है? 0.2, वॉल्यूम V1 कितना है? 50। तो यहां से हमने देखा
सर दोनों के इक्विवेलेंट आ जाएंगे, ये भी वॉल्यूम ml में है तो ये भी मुझे मिलीग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा, तो मुझे CaCO3 के क्या मिलने वाले हैं, मिलीग्राम इक्विवेलेंट मिलेंगे। सोल्व करते हैं इसे थोड़ा सा, कितना हो जाएगा ये 20, यहां पर मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारे पास 50 इंटू 0.2, तो इससे तो गया 0, हट गया 5 2 10, 10 हो जाएगा। समझ में आता है ये? देखते हैं आगे। तो हमारे पास मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 हो जाएगा, मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 हो जाएगा 10 मिलीग्राम। यहां तक क्लियर है सभी को? हमने सिंपल ये किया है कि HCl ने इन दोनों के साथ रिएक्शन की है, वहां से सोल्व किया है, तो इक्विवेलेंट ऑफ हमारे पास CaCO3 आ गया 10, मतलब मिलीग्राम आया है। मिलीग्राम इक्विवेलेंट से अगर मैं इक्विवेलेंट की बात करता हूं CaCO3 का, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ समझ में आता है ये? यहां तक भी क्लियर है? अब हमें ध्यान देना, हमें ये भी चीज पता है सर इक्विवेलेंट आ गए ना तो मोल्स भी आ जाएंगे, मोल्स ऑफ CaCO3। सर ये होता है मोल्स होते हैं इक्विवेलेंट अपॉन में एन फैक्टर, जानते हैं हम ये? सर इक्विवेलेंट बराबर होता है मोल इंटू एन फैक्टर, इक्विवेलेंट बराबर मोल इंटू एन फैक्टर, तो मोल बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट अपॉन में एन फैक्टर। इक्विवेलेंट हमें दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻³ अपॉन में एन फैक्टर बता दो CaCO3 का। तुम बोलोगे सर 2, कैसे देखोगे? सर हम देखेंगे ये जो है ना ये सोल्ट है, ये सोल्ट है, इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा, ऐसे बोल दोगे? ध्यान देना इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने इसे सोल्ट समझ लिया यहां पर तो ये थोड़ी सी गलती हो जाएगी। आंसर तो 2 आएगा सही है, लेकिन सोल्ट नहीं बोलेंगे इसे। CaCO3 होने में सोल्ट है, लेकिन यहां पर इस सोल्ट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सोचो देगा। सर एसिड है ना, हमने क्या किया था, चौक सैंपल उठा के HCl में डाला था, तो CaCO3 और HCl के बीच में रिएक्शन हो रही थी। अगर ये एसिड है तो वो क्या होगा, वो बेस होगा। तो ध्यान से समझना, ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर मैं साइड में लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं देखना, अगर HCl और CaCO3 जब आपस में रिएक्शन करते हैं, जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, शायद आपको पता होगा, अगर ये एसिड है तो ये बेस है, एसिड और बेस आपस में मिलकर बनाते हैं सोल्ट प्लस वाटर। तो मैं बता देता हूं, यहां पर ये जो बनाते हैं ना, ये बनाते हैं CaCl2 प्लस H2CO3, इस तरीके से बनाते हैं। तो ध्यान देना, जब एसिड के सामने आ जाएगा बेस, ये जो CaCO3 जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो CaCl2 तो बना देता है, साथ के साथ में बनाता है H2CO3। तो देखना समझना, ये एन फैक्टर निकालना भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर CaCO3 जो है उसने कितने H+ एक्सेप्ट किए? सर CaCO3 ने 2 H+ एक्सेप्ट किए, समझ में आ रही बात? CaCO3 ने 2 H+ एक्सेप्ट किए। हम क्या बोलते हैं, एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है, जितना H+ वो सॉल्यूशन में दे वो उसका एन फैक्टर है। बेस के लिए एन फैक्टर कैसे देखते हैं? सर बेस के लिए हम देखते हैं जो जितना वो OH- सॉल्यूशन में देगा, ऐसे देखते हैं। लेकिन एक और चीज हम जानते हैं, अगर एसिड के लिए H+ देने वाली बात करते हैं तो बेस के लिए H+ लेने वाली बात भी की जाती है। कैसे समझो, जैसे अमोनिया की मैं बात करता हूं, अमोनिया क्या हम क्या बोलते हैं, सर अमोनिया जो है ना अपना एक H+ एक्सेप्ट करता है, इसलिए उसका एन फैक्टर कितना हो जाता है 1। जैसे हमने लुईस बेस की बात की थी कि एक लोन पेयर है तो एक लोन पेयर को डोनेट कर देगा H+ को, उसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। ऐसे ही मैं ध्यान से समझना, ऐसे ही क्या बोल रहा हूं कि CaCO3 जो है, CaCO3 जब HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो 2 H+ एक्सेप्ट कर रहा है, और 2 H+ एक्सेप्ट करके क्या बना दे रहा है, H2CO3, H2CO3 बना रहा है। तो क्या बोला, इसने 2 H+ एक्सेप्ट किए, ये बेस है, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये बेस है। अगर ये एसिड है, अगर ये एसिड है तो ये बेस है, और ये जो बेस है ना 2 H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो जितने H+ एक्सेप्ट करेगा वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप यहां थी, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल तुम्हें ले लिया। बच्चे अगर इसे सोल्ट समझ के 2 आंसर देंगे तब भी समझ में आती है, वो सही है, आंसर तो सही आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट की जो बात है, कॉन्सेप्ट में हम देखें CaCO3 जो है यहाँ पर सोल्ट की तरह नहीं, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ये यहाँ पर H+ एक्सेप्ट कर रहा है, और H2CO3 ना बाद में जो ब्रेक होके ये बनाता है H2O प्लस CO2। तो जो हम बोलते हैं एसिड और बेस आपस में मिलके
सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर है आपको, समझ में आती है चीज। ये इंपॉर्टेंट है कि CaCO3 ने बाद में इससे HCl से 2H प्लस एक्सेप्ट किया, एन फैक्टर 2 हो जाएगा, क्लियर होना चाहिए। आ जाओ वापस अपने पे, सर इसका एन फैक्टर जो है मैंने लिख दिया 2, ये क्या है एन फैक्टर, एन फैक्टर। तुम चाहो अपनी लैंग्वेज में लिख देना कि यहां पर CaCO3 ने 2H प्लस एक्सेप्ट किए, इसलिए उसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा, लिख दोगे जल्दी से। तो हमारे पास यहां आ जाएगा मोल्स आ जाएंगे 5 × 10⁻³ मोल्स आ गए तो मास भी आ जाएगा। वेट ऑफ CaCO3, CaCO3 का जो वेट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया वो कितना है 5 × 10⁻³ ये तो मोल्स इनटू मोलर मास 100, ये क्या है मोलर मास है, ये मोलर मास है। तो मोल्स इनटू मोलर मास हमारे पास आ जाएगा मास इन ग्राम, मास आ जाएगा ग्राम में, कितना आ गया ये सर, ये हो जाएगा 0.5 ग्राम। कैलकुलेशन है सिंपल, 2 0 से उसका 2 माइनस कैंसिल आउट, 1 माइनस बचेगा तो 0.5 ग्राम हो जाएगा। अब बताओ जल्दी से परसेंटेज ऑफ CaCO3, हम क्या बोलेंगे परसेंटेज ऑफ CaCO3 या परसेंटेज प्यूरिटी, मतलब बोलेंगे वेट रिएक्टेड अपॉन में वेट टेकन इनटू 100, या खुद का मास अपॉन में टोटल मास इनटू 100। खुद का मास कितना है सर 0.5, टोटल मास हमने कितना लिया था, जो चौक सैंपल हमने लिया था CaCO3 वाला उसका कितना मास था 1.5 ग्राम, चौक सैंपल का मास था 1.5, तो 0.5 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 100, यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैंसिल आउट कर दो इसे सर, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स और 3 से 100 चल जाएगा, तो मैं लिख देता हूं 100 डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा 3 3 9 3 3 9 33.33, लिख दो जल्दी से। 100 डिवाइड बाय 3 होता है 33.33%। तो देखो पूरे क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था, पूरे क्वेश्चन में पहली चीज तो इंपॉर्टेंट थी ये वाली चीज लिखना कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH लिख दिया। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट था ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 निकाल दिया हमने कैलकुलेशन करके। फिर हमने देखा कि CaCO3 के इक्विवेलेंट पता है, मोल्स निकालना है तो एन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। एन फैक्टर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था। कैसे देखा सर, अगर ये एसिड है तो ये बेस है, और ये बेस क्या कर रहा है 2H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए हम बोल दे रहे हैं उसका एन फैक्टर 2 है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, इसे लिख दो जल्दी से। और एन फैक्टर वाली चीजें आगे भी हम जब रेडॉक्स चैप्टर पढ़ेंगे चलता रहेगा, परेशान नहीं होना है। नहीं तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये एन फैक्टर ने हमारा दिमाग खराब कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने देखा है एसिड जितना H प्लस देगा उसका एन फैक्टर हो जाएगा, बेस क्या बोलेंगे जितना OH माइनस वो देगा वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। लेकिन बेस के लिए हम ऐसे भी बोलते हैं कि जितना वो H प्लस एक्सेप्ट करेगा वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। सोल्ट के लिए बात करते हैं तो सोल्ट के लिए हम बोलते हैं जितना पॉजिटिव या जितना माइनस, एक बात है या तो टोटल पॉजिटिव देख लो या टोटल नेगेटिव देख लो। तो टोटल पॉजिटिव देखा 2, एन फैक्टर 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सोल्ट नहीं है, यहाँ पर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, इसे मैं हटा देता हूं, हो जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा रेडॉक्स, तब भी हम एन फैक्टर के बारे में और डिटेल में बातें करेंगे, तब भी आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि अभी भी क्लियर हो चुकी होंगी। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। आगे अभी हमने देखो ध्यान दो, हमने 2 तरह के टाइट्रेशन पढ़ लिया अभी तक। सिंपल टाइट्रेशन पढ़ लिया, पिछले लेक्चर में बेक टाइट्रेशन पढ़ लिया। तीसरा पॉइंट हमारे पास है प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन, अब ये होता क्या है तो ध्यान देना, ऐसा टाइट्रेशन जिसमें कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। और प्रेसिपिटेट होता क्या है तो ध्यान से समझना, जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने के बाद में जो वेसल, जिस वेसल में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, क्या होता है, मान लो जैसे AgCl बना, समझ लो AgCl बना, तो AgCl क्या होता है ना, उस वेसल में नीचे जमा हो जाता है, सॉल्यूशन में नहीं रहता, नीचे जाके सेटल हो जाता है। तो जो सब्सटेंस नीचे जाके सेटल हो जा रहा है और आयंस में टूट नहीं रहा है, क्या बोले, जो नीचे जाके सेटल हो जा रहा है और आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा, उसे हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। इतना समझो बस। तो शायद आपने बचपन में अपनी छोटी क्लासेज में भी पढ़ा होगा प्रेसिपिटेट क्या होता है। कहीं पर भी हम क्या करते ना, ऐसे लिख दिया AgCl
और उसके नीचे ऐसे तीर बना दिया, मतलब क्या बोलेंगे, ये AgCl है ना, वेसल में नीचे जाके सेटअप हो गया, मतलब ये PPT है, प्रेसिपिटेट है। इसे मैं शॉर्ट में PPT भी बोल देता हूँ। PPT मतलब प्रेसिपिटेट। कहीं पर ऐसे दिया हुआ है आपको CO2 और ऊपर की तरफ साइन दे दिया, मतलब क्या है, CO2 जो है रिएक्शन होने के बाद वेसल में से उड़ गई, ये ऊपर का साइन मतलब क्या है, CO2 रिएक्शन में बनने के बाद उड़ गई। समझ में आता है ये? और ये क्या कर दिया, AgCl बनने के बाद में नीचे सेटल हो गया, वेसल में नीचे सेटल हो गया। तो ये तो हो गया हमारे पास प्रेसिपिटेट। ये हो जाता है जो गैसियस प्रोडक्ट होता है उसके लिए ऐसा बना देते हैं। ये मैं हटा दे रहा हूं। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे सबके। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 ग्राम impure NaCl is dissolved in water and then treated with excess silver nitrate। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है सर? सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। क्या होता है? Ag, सुनो जी, AgNO3। ध्यान देना, 6 ग्राम impure NaCl is dissolved in water and then treated with excess AgNO3 solution. The mass of precipitate of AgCl is found to be 14 gram. Find percentage purity of NaCl। जो NaCl हमने लिया था 6 ग्राम, वो impure था, उसमें कुछ मिट्टी भी डली हुई थी। आ रही बात समझ में? अब हमें नहीं पता कितना ग्राम प्योर था, हम निकाल देंगे, x ग्राम निकाल देंगे। माना कि x ग्राम जो है वो प्योर था, x की वैल्यू निकाल देंगे तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे हो जाएगी, x डिवाइड बाय 6 इंटू 100। खुद का मास अपन में टोटल मास इंटू 100, ऐसे करेंगे। क्वेश्चन लिख दिया सभी ने, समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप चाहो तो मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। मैंने मोल कॉन्सेप्ट से ऑलरेडी करवाए हुए हैं क्वेश्चंस, मैं इसे आपको इक्विवेलेंट मेथड से करवा दूंगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, रिएक्शन लिखनी भी नहीं पड़ेगी। चलो समझो, हम क्या बोल रहे हैं कि सर NaCl है ना, जितना भी प्योर रहा होगा, 6 ग्राम हटा दो, मान लिया x ग्राम प्योर था, तो NaCl जो भी प्योर रहा होगा वो AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा होगा। ऐसे ही है, AgNO3 के साथ NaCl ने जो रिएक्शन करी तो क्या बना दिया, AgCl बना दिया। समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। अगर मैं बात करता हूं कि NaCl, सर आपने तो बोला था रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो भी हो जाएगा, आप तो रिएक्शन लिख रहे हो। ये आपको समझाने के लिए, जब आपको समझ में आ जाएगा तो मैं रिएक्शन नहीं लिखूंगा, अभी केवल आपको समझा रहा हूं। क्या समझा रहे हैं, ध्यान देना। NaCl की रिएक्शन AgNO3 के साथ करवा देंगे तो यहां बन जाएगा तुम्हारे पास AgCl प्लस NaNO3, ये बनेगा। और मैं इसमें यहां नीचे लगा देता हूं, ये समझ में आ जाएगा, ये प्रेसिपिटेट का साइन है, PPT बन गया। अभी इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, हमने ये रिएक्शन देख ली, मैं रिएक्शन बैलेंस में नहीं कर रहा, वैसे बैलेंस हो चुकी है लेकिन मैं बैलेंस में नहीं कर रहा, मैं तो सिंपल ये देख रहा हूं कि NaCl ने AgNO3 के साथ रिएक्शन करी, AgCl बना दिया। मुझे इसका भी नहीं पता, मान लो मुझे इतना पता है, ठीक है ना। अभी ध्यान से समझना, ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है कि A और B आपस में रिएक्ट करके C प्लस D बनाए तो इन सभी के इक्विवेलेंट जो है ना बराबर हो जाते हैं। ऐसे ही है। अब तुम्हें उसने तो ये बोल दिया ये एक्सेस में है, ये तो एक्सेस अमाउंट में है, क्या इसके बारे में कुछ डिटेल दी, क्या नहीं दी? सर हमें इसके बारे में डिटेल दे रखी है। AgCl के बारे में क्या बोला कि सर 14 ग्राम AgCl फॉर्म हुआ था, तो मुझे बताओ क्या हमें इसके इक्विवेलेंट दे दिए उसने? सर दे दिए। 14 ये क्या हो गया, मास डिवाइड बाय मोलर मास, मोल्स आ जाएंगे, मोल्स इनटू इसका n फैक्टर, हमारे पास इसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे। मतलब उसने हमें क्वेश्चन में इसके इक्विवेलेंट हमें दे दिए। समझ में आता है? अगर हमें इसके इक्विवेलेंट पता है तो क्या मैं इसके इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं? डेफिनेटली निकाल सकता हूं, क्योंकि ये दोनों एक ही रिएक्शन के पार्ट हैं। तो जितने इक्विवेलेंट इसके होंगे उतने ही इक्विवेलेंट इसके भी होंगे। समझ में आती है बात? क्या बोले, इसके इक्विवेलेंट बराबर इसके इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे, डिवाइड बाय n फैक्टर करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास कर देंगे तो इसका मास आ जाएगा। समझ में आती बात? आप चाहो तो रिएक्शन बैलेंस भी है, मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं किससे, इक्विवेलेंट मेथड से। तो मैं सीधा बोल दूंगा बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोल रहा है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgCl।
यही हो जाएगा। अभी मुझे बता दो जल्दी से, इसके ग्राम इक्विवेलेंट तो हमारे पास अब आ ही जाएंगे। इसके मोल्स पता है क्या? सर मोल्स नहीं पता, तो ध्यान देना, मैं इसे लिख देता हूं। मास मान लिया मैंने W, नहीं X मान लेते हैं, X डिवाइड बाई इसका मोलर मास बताओ NaCl का। NaCl का मोलर मास कैसे देखें सर? 23 तो सोडियम का, क्लोरीन हो जाएगा 35.5, तो ये हो जाएगा 58.5, 58.5 यही होगा, 5 3 8 3 5, ठीक है, ये हो जाएगा इनटू, ये तो हो जाएगा हमारे पास मोल्स, मास डिवाइड बाय मोलर मास, मोल्स हो गए NaCl का n फैक्टर। अभी मुझे देख के बताना, क्या इस पूरी रिएक्शन में कोई H+ ले रहा है या कोई H+ दे रहा है क्या? क्या OH- दे रहा है क्या? नहीं सर, ये भी सोल्ट है तो ये भी सोल्ट है, अगर ये सोल्ट है तो ये भी सोल्ट है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर सभी के सभी सोल्ट हैं, तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है सर सोल्ट है ना, तो टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव देख लो। तो मैं इसे ब्रेक करूंगा तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस। समझ में आ रहा है? इसका n फैक्टर कितना? 1, तो मैं यहाँ लिख देता हूं इसका n फैक्टर 1। ये क्या है? n फैक्टर। आ जाओ इधर, इसका ग्राम इक्विवेलेंट हमें दिया हुआ है सर 14 ग्राम मास दिया हुआ है, 14 ग्राम दिया हुआ है। AgCl का मोलर मास बताओ, वापस निकालना पड़ेगा। सर उसे देना चाहिए था, आपने भी नहीं बताया है। मैंने आपको टेबल बनवाई थी सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट में, वहां पर मैंने आपको बताया था सिल्वर का मोलर मास देख लेना चाहो तो 108 होता है। सिल्वर का मोलर मास कितना होता है? 108। क्लोरीन का मोलर मास होता है 35.5। तो यहां से कितना हो जाएगा? 8 5 13 4, ये हो जाएगा 143.5, 143.5, तो ये हो जाएगा 143.5 ग्राम। क्लियर चीज? अब तुम्हारे पास क्या आ गया? मास आ गया। ये सब हटा दो, ये सब इधर साइड में रहने दो। हमारे पास यहां से अगर मैं बात करता हूं तो X इधर रहने दो, बाकी सबको इधर आने दो। अच्छा सर मोल्स निकाला, n फैक्टर तो भूल ही गए। n फैक्टर देखो, AgCl का n फैक्टर कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। Ag प्लस Cl माइनस, ऐसे देखेंगे टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव, Ag के ऊपर प्लस है मतलब n फैक्टर 1 हो जाएगा। ये भी n फैक्टर है, लिख दो यहाँ पर। अभी देखना ध्यान से, तुम्हारे पास मास आ जाएगा क्या सर? मास आ जाएगा 58.5, इधर लेके आ जाओ, 14 इंटू 58.5 डिवाइड बाई 143.5 ग्राम, ये तुम्हारे पास आ गया मास। अब इसे तुम करते रहना सोल्व, ये आ जाएगा तुम्हारे पास मास। मुझे बता दो क्या पूछ रहा था? परसेंटेज प्यूरिटी। परसेंटेज प्यूरिटी होता है मास रिएक्टेड अपॉन में मास टेकन इनटू 100। मास रिएक्टेड हमारे पास कितना है? 14 इंटू 58.5 डिवाइड बाई 143.5 डिवाइड बाई टोटल मास कितना लिया हुआ था हमने सर? टोटल मास हमने लिया हुआ था NaCl, कितना लिया था? 6 ग्राम, 6 ग्राम NaCl लिया था। तो देखना ये मास रिएक्टेड है अपॉन में मास टेकन इनटू 100। इसे सोल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई हानि हैरानी परेशानी डिफिकल्टी कठिनाई कुछ भी नहीं। यहां पर आंसर मैं वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, लिख दो जल्दी से। क्वेश्चन में कुछ नहीं था सर। क्वेश्चन में क्या था सर? क्वेश्चन में हमने देखा कि दो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए था, नहीं तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता था? क्वेश्चन में डायरेक्टली उसने मेंशन किया है कि NaCl AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है और AgCl बनाता है, तो मैं डायरेक्टली NaCl और AgCl इन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए पहले ये रिएक्शन लिखवा दी। चाहो तो मोल कॉन्सेप्ट से भी सोल्व कर देना, मैंने इक्विवेलेंट मेथड लगा के सोल्व किया। अब मुझे समझ में आ गया, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दिए। इसका तो मुझे मास दिया हुआ था, तो मास डिवाइड बाय मोलर मास मतलब मोल्स इनटू n फैक्टर, मोल इनटू n फैक्टर हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। इसके लिए क्या देखेंगे? मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू n फैक्टर, इसके भी मोल्स आ जाएंगे। मास हमें दिया नहीं था इसलिए x मान लिया, ये मास आ गया तुम्हारे पास जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। x की वैल्यू आ गई, तो खुद का मास अपॉन में टोटल मास इनटू 100 करेंगे, या मास रिएक्टेड अपॉन में मास टेकन इनटू 100 करेंगे, हमारे पास प्योरिटी आ जाएगी। हो जाएगा ये, सभी से बना लो। क्वेश्चन बहुत इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था, केवल एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। चलो आगे, तो हमने प्रेसिपिटेट वाले क्वेश्चन देखे। प्रेसिपिटेट वाले क्वेश्चन जो है ना, आप चाहो तो मोल कॉन्सेप्ट से भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आ जाओ, ये हो जाना चाहिए।
अब जो ध्यान देना, मैंने आपको लिस्ट ऑफ टाइट्रेशंस बताए थे, टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, सिंपल, बेक, प्रेसिपिटेट, आयोडोमेट्रिक, डबल टाइट्रेशन, ये सब हमने जो नाम सुने लिखे थे उस दिन मैंने बता दिया था कि शुरू के 3 हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, बचे हुए जितने भी हैं नीचे के वो सारे हम रेडॉक्स में पढ़ेंगे। तो रेडॉक्स नाम का एक चैप्टर हमारे आने वाला है, तब हम उसमें ये सब पढ़ेंगे। एन फैक्टर वापस दोबारा उसी चैप्टर में बहुत अच्छे से आएगा, तो परेशान नहीं होना है, ये लिख दो। आ जाओ चलो अब हमारे इस चैप्टर का मोल कॉन्सेप्ट का सबसे लास्ट टॉपिक क्या नाम है? परसेंटेज फ्री SO3 इन ओलियम। परसेंटेज फ्री SO3 इन ओलियम, या फिर इसे बोला जाता है परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। सबसे पहले तो हेडिंग डाल दो, जल्दी से हेडिंग डाल के बैठ जाओ। परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम, परसेंटेज फ्री SO3 इन ओलियम, हेडिंग लिख दी सभी ने। अभी ध्यान से समझना, जो ओलियम है, ओलियम क्या होता है? तो सबसे पहले ध्यान देना, मिक्सचर ऑफ SO3 प्लस H2SO4, मिक्सचर ऑफ SO3 एंड H2SO4 इज नोन एज ओलियम। इन दोनों के मिक्सचर को बोला जाता है ओलियम। अब होगा क्या, ध्यान से समझना, ये भी लिख दो चलो पहले, मिक्सचर ऑफ SO3 और H2SO4, इन दोनों के मिक्सचर को हम बोल देते हैं ओलियम। लिख दिया वीडियो पोस्ट करके। अब ध्यान से समझो, क्या होता है, आप जब किसी केमिस्ट्री के लैब में जाओगे तो केमिस्ट्री के लैब में क्या होगा, किसी भी डब्बे के ऊपर जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है 109% ओलियम, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो 109% ओलियम है ना, इसका एक पर्टिकुलर मतलब होता है। मान लो किसी डब्बे के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है, मान लो 105% ओलियम, तो इसका मतलब एक डिफरेंट होता है। ये क्या मतलब होता है, ये सब चीजें भी अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा सा समझ में ना आए, लेकिन जैसे टॉपिक खत्म होने लगेगा आपको सारी चीजें जो है, पिक्चर जो है पूरी क्लियर हो जाएगी। चलो समझो, 109% ओलियम, तो 109 जो ये है ना, 109 ये क्या होता है, परसेंटेज लेबलिंग होता है। जैसे डब्बे के ऊपर लिखा 109%, वो उसका क्या है, लेबलिंग है, ओलियम का लेबलिंग है। 105% उस डब्बे में ओलियम का जो परसेंटेज लेबलिंग है वो। क्लियर चीज। अब 109% ओलियम में कितना परसेंटेज फ्री SO3 है, 105% ओलियम में कितने परसेंटेज फ्री SO3 है, ये हमें फाइंड आउट करना है। बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलो ये लिख दिया सभी ने, ये हटा दो, ये नहीं लिखना है, ये लिख दिया सभी ने। अब इसके बाद लिखो तुम की पॉइंट्स। तो ये जो 3 की पॉइंट्स है ना, ये चीजें आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आपको याद भी रखनी है। क्या है, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100%। लेबलिंग 100% के बराबर या उससे ज्यादा ही होगी। मतलब SO3 और H2SO4 का जो कॉम्बिनेशन हम बात कर रहे हैं, उस डब्बे पे जो लिखेंगे 100%, 102%, 104%, 109%, मतलब वो 100% से ज्यादा ही होगी। और जो 100% से ज्यादा, जैसे मान लो 105% कहीं पर लिखा हुआ है, तो 105% में हम क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना, वो जो 105% ओलियम है, उस ओलियम से क्या बोल रहे हैं समझ लो। 105% वाले डब्बे में से मैंने ओलियम बाहर निकाला और उसमें 5 ग्राम मैंने वाटर मिला दिया। क्या बोल रहे हैं सर, जो ओलियम है 105% वाला, उसमें से मैंने 100 ग्राम ओलियम बाहर लिया, 100 ग्राम ओलियम बाहर लिया, और 100 ग्राम ओलियम में मुझे कितना, 5 ग्राम पानी मिला दिया, 5 ग्राम पानी मैंने मिला दिया। तो मेरे पास टोटल जो है 105 ग्राम H2SO4 मिलता है। मुझे टोटल 100 + 5 105 ग्राम H2SO4 मिलता है। अब ये सब चीजें ना आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं कि 105% आपने ओलियम लिखा हुआ है, तो जो 100 से ज्यादा जो 5 लिखा हुआ है, 5%, वो जो 5 है ना, वो क्या बताता है, अमाउंट ऑफ वाटर, और अमाउंट ऑफ वाटर विद विच SO3 विल रिएक्ट। लिख दो चलो इसे, नंबर ग्रेटर देन 100% इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ वाटर विद विच SO3 फ्री SO3 विल रिएक्ट। समझना, ओलियम में क्या क्या होगा, H2SO4 भी होगा, SO3 भी होगा। H2SO4 तो बैठ के देखेगा,
H2SO4 तो बैठ के देखेगा, और देखेगा क्या कि सर जो हम ऊपर से 5 ग्राम पानी मिला रहे हैं वो 5 ग्राम पानी SO3 के साथ में रिएक्शन कर रहा है और H2 और SO3 मिलके H2SO4 बना रहा है। तो ओलियम H2SO4 बैठ के देख रहा है, हाँ वाह, और H2SO4 बनता जा रहा है। आ रही बात समझ में? ओलियम में SO3 भी था, H2SO4 भी था। हमने ऊपर से पानी मिलाया तो पानी के साथ में कौन रिएक्शन कर रहा है? फ्री SO3। कौन रिएक्शन कर रहा है? फ्री SO3। जो SO3 है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? H2SO4 बनाएगा। क्या बनाएगा? H2SO4। H2O प्लस SO3 मिलके बनाएंगे H2SO4। और H2SO4 कुछ अमाउंट में तो पहले से प्रेजेंट था, वो बैठ के देखे रहा, अच्छा H2SO4 और बनता जा रहा है। आ रही बात समझ में? इतना क्लियर है? हमने क्या देखा सर, 100% से ज्यादा ओलियम परसेंटेज होता है। अगर कहीं पर 105% दिया हुआ है तो 5 ग्राम पानी मिला दो, वो पानी SO3 के साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा H2SO4। तो सेकंड पॉइंट वही है हमारे पास, नंबर ग्रेटर देन 100% इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ वाटर विद विच फ्री SO3 विल रिएक्ट। यहां भी क्लियर है चीज। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट हमारे पास बोल रहा है कि जो परसेंटेज लेबलिंग रिप्रेजेंट्स टोटल वेट ऑफ H2SO4। ध्यान से समझना, क्या हुआ? 100 ग्राम ओलियम तुमने लिया था, वो जो 105% लिखा होता ना उस डब्बे में से, 105% लेबलिंग वाले डब्बे में से तुमने क्या किया? 100 ग्राम ओलियम बाहर निकाला। अब उस 100 ग्राम ओलियम में क्या क्या आया, बाहर आया होगा सर? कुछ अमाउंट में SO3 और कुछ अमाउंट में H2SO4, ये बाहर आया। अब उसमें क्या किया तुमने? 5 ज्यादा था 100 से, तो तुमने क्या किया? 5 जो 100 ग्राम ओलियम था उसमें 5 ग्राम वाटर मिला दिया। 100 ग्राम ओलियम में 5 ग्राम वाटर मिला दिया। तो अब तुम्हारे पास जो टोटल है ना, टोटल कितना हो जाएगा? 105 ग्राम। टोटल 105 ग्राम हो जाएगा और वो हो जाएगा H2SO4। क्यों ऐसा मैं बोल दे रहा हूं? क्योंकि फ्री SO3 जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके बना देगा H2SO4, और कुछ H2SO4 तो ऑलरेडी ओलियम में प्रेजेंट था। क्लियर है चीज? अगर 80% 70% भी समझ में आ गया तो बहुत है। अभी अपन कैलकुलेशंस करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। तो इसे भी लिख दो जल्दी से। क्या बोल रहे हैं? परसेंटेज लेबलिंग रिप्रेजेंट्स टोटल वेट ऑफ H2SO4 फॉर्म्ड व्हेन 100 ग्राम ओलियम इज डाइल्यूटेड विद वाटर। बना लो इसे, लिख दो इसे। अब इसे हम क्वेश्चन के रूप में समझते हैं, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो जल्दी से। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन 109% लेबल्ड ओलियम, 118% लेबल्ड ओलियम। दोनों क्वेश्चन लिख दो और पेन रख के बैठ जाओ, समझते हैं। चलो समझते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बात करता हूं 1 की। सॉल्यूशन 1, अगर 1 समझ में आ गया तो दूसरा तो इजीली, बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। समझना क्या हो रहा है? हमें समझ में आ गया सर 109% ओलियम है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे 9 ग्राम पानी मिलाना पड़ेगा। वाटर कितना मिलाना पड़ेगा? 9 ग्राम। तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा वाटर रिक्वायर्ड 9 ग्राम। जो 100 से ज्यादा नंबर होता है 9, उतना ही ग्राम हम क्या मिला देते हैं? पानी मिला देते हैं। अब ये पानी करता क्या है सर? ये पानी जो है ना, ये SO3 के साथ में रिएक्शन करता है और बना देता है H2SO4। क्या बना देता है? H2SO4। H2O प्लस SO3 मिलके बना देते हैं H2SO4। और कुछ SO4 तो H2SO4 पहले से प्रेजेंट भी था ओलियम में। अभी ध्यान देना, ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूं मोल्स की, तो मुझे बताओ वाटर के कितने मोल्स हमने लिए? सर मास डिवाइड बाय मोलर मास, इतने मोल्स आ गए। ये रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है। H2O के 1 मोल SO3 के 1 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है। H2O का 1 मोल SO3 के 1 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो मुझे बताओ 1 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इतने मोल इतने ही मोल के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर SO3 के भी मोल्स कितने आ गए? इतने आ गए। ये इसमें कोई डाउट है? अब मुझे बता दो जल्दी से कि सर मोल्स ऑफ SO3 हमारे पास आ गए 9/18। ये तो आ गए मोल्स ऑफ SO3। मुझे बताओ वेट ऑफ SO3 कैसे निकाल सकते हैं? सर वेट ऑफ SO3 हो जाएगा मोल्स इंटू मोलर मास। 9/18 इंटू SO3 का मोलर मास। SO3 का मोलर मास कितना होता है सर? सल्फर होता है 32, और ये हो जाएगा 16×48 48। ये हो जाएगा 48 32 80। तुम्हारे पास आ जाएगा 80। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक सर थोड़ा बहुत कम समझ में आया,
ऐसा बोल रहे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में पूरा आ जाएगा। जब ये पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा आपको पूरी पिक्चर ओलियम परसेंटेज की क्लियर हो जाएगी अच्छे से। हमने सिंपल अभी क्या किया सर, 109% ओलियम लेवलिंग दिया हुआ था, 9 ग्राम पानी मिला दिया, 9 ग्राम पानी मिलाया मतलब 9/18 मोल्स मिला दिए, उतने ही मोल्स तुम्हारे पास SO3 के हो जाएंगे। SO3 का मास तुम्हारे पास आ गया, SO3 का मास तुम्हारे पास आ गया। अभी ध्यान देना ये कितना मास आ गया सर, ये आ गया 9 से गया 2, 2 से गया 4, 40 ग्राम SO3 आ गया। अभी क्या बोल रहे हैं, जो डब्बा है, जिस डब्बे के ऊपर 109% लिखा हुआ था उसमें से तुमने कितना ओलियम बाहर लिया था, 100 ग्राम। समझ में आता है, तुमने ओलियम जो लिया था, ओलियम तुमने लिया था ओलियम 100 ग्राम। अब उस ओलियम में क्या क्या प्रेजेंट था सर, उस ओलियम में प्रेजेंट था SO3, उस ओलियम में प्रेजेंट था SO3 और H2SO4 और H2SO4, ये दोनों प्रेजेंट थे। अभी मुझे बताओ SO3 और H2SO4 का टोटल मास है 100 ग्राम और उस 100 ग्राम में SO3 कितना है 40 ग्राम, तो क्या मैं परसेंटेज नहीं निकाल सकता? निकाल सकते हैं। परसेंटेज SO3 आ जाएगा SO3 का मास अपॉन में टोटल मास इनटू 100। वो तो डायरेक्टली सर हम ऐसे भी बोल देते हैं 100 ग्राम में 40 ग्राम एक्स्ट्रा है, मतलब परसेंटेज कितना हो गया 40%, ऐसे भी बोल सकते थे। तो यहां से हमारे पास आ गया SO3 का परसेंटेज 40। तो आंसर तो आ गया, आंसर तो बहुत इजीली सोल्व हो गया, लेकिन हमें अभी भी लेबलिंग के परसेंटेज में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। तो अब देखो, अब समझना क्लैरिटी कैसे होगी। क्लैरिटी अब आ जाएगी आपको। हमने क्या किया, हमने 109% लेबल्ड वाले ओलियम में से 100 ग्राम ओलियम बाहर लिया, उस 100 ग्राम ओलियम में 9 ग्राम पानी मिला दिया, ठीक है। तो 100 ग्राम ओलियम में 9 ग्राम पानी मिला दिया, तो टोटल हमारे पास 109 ग्राम H2SO4 आना चाहिए था। टोटल 109 ग्राम H2SO4 आना चाहिए था, यही मतलब होता है लेबलिंग का। तो ध्यान देना, अभी हम देखा कि सर 100 ग्राम ओलियम में हमें ये तो कवर हो गया कि SO3 कितना ग्राम था 40 ग्राम और H2SO4 कितना ग्राम था 60 ग्राम, जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, जो ऑलरेडी प्रेजेंट था। अभी जो 40 ग्राम SO3 है उसने वाटर के साथ रिएक्शन करके भी H2SO4 बनाया, ये भी समझ में आता है। तो मुझे बताओ, अगर ये 1 मोल था तो ये भी 1 मोल बन रहा था, ऐसा ही है। अगर ये 9/18 मोल है तो ये भी 9/18 मोल ही बन रहा होगा। तो मोल्स आ गए इनटू इसका मोलर मास कर दो। इसका मोलर मास कितना होता है H2SO4 का, इसका मोलर मास होता है सर 98। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 9/18, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कैंसिल आउट, 2 से ये गया तुम्हारे पास 49, तो 49 ग्राम। अब मुझे देख के बता दो सर H2SO4 इस रिएक्शन से बन रहा है 49 ग्राम, ऑलरेडी ओलियम में प्रेजेंट था 60 ग्राम। तो मुझे बता दो कितना ग्राम ओलियम बना हमारे पास, कितना ग्राम H2SO4 बना टोटल, 109 ग्राम, 109 ग्राम। देखो समझो, अगर मैंने 109% वाला ओलियम लिया बाहर 100 ग्राम, उसमें पानी मिला दिया कितना 9 ग्राम, तो मुझे 109 ग्राम H2SO4 मिलना चाहिए था, तो ये मिल गया तुम्हारे पास। कैसे मिला सर, 40 ग्राम तो SO3 था, 60 ग्राम H2SO4 था। जब SO3 और H2O ने रिएक्शन करी तो हमारे पास 49 ग्राम H2SO4 एक्स्ट्रा और बन गया। टोटल H2SO4 कितना हो गया 109 ग्राम। तो वो जो लेबलिंग का मतलब वो समझ में आ गया। अगर इसमें क्या बोलेंगे 118 वाले में कि सर 118 वाले लेबल वाले डब्बे में से हम 100 ग्राम ओलियम बाहर लेंगे, 18 ग्राम पानी डाल देंगे, तो 118 वाले में 118 ग्राम H2SO4 बनेगा। और 118 ग्राम H2SO4 कैसे बनेगा, कुछ अमाउंट तो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट था और कुछ अमाउंट H2 और SO3 मिलके बना देंगे। समझ में आता है। अब इसमें तुमसे पूछेगा, मान लो कि परसेंटेज फ्री SO3 बताओ, तो कुछ नहीं, बहुत इजीली सोल्व करेंगे, बहुत इजीली सोल्व करेंगे। पहले इस वाले क्वेश्चन को दोबारा एक बार देखो, हमने किया सर, हमने 100 ग्राम ओलियम लिया था, वाटर का मास ले लिया 9/9 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 18 और मास से मल्टीप्लाई कर दिया SO3 के। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कैसे शॉर्ट फॉर्मूला, देखो ध्यान दो, इन शॉर्ट हम बात कर सकते हैं परसेंटेज SO3 बराबर, परसेंटेज SO3 हो जाएगा x डिवाइड बाई 18 इंटू 80।
ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे दो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना। ये तो मैंने केवल आप लोग अभी तक जो है ना कॉन्सेप्ट समझाया था, उसके बाद एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, ये जो x है ना, x है अमाउंट ऑफ वाटर, जितना हमें ऐड करेंगे। x क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइड बाय 18, मतलब मोल्स ऑफ वाटर। समझ में आता है, जितने मोल्स ऑफ वाटर उतने मोल्स ऑफ SO3, और SO3 के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, SO3 का मास। और SO3 का जो मास आएगा वो 100 में से आ रहा है, मतलब वो परसेंटेज ही आ जाएगा सीधा। तो देखो आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला भी याद करना है, 3 स्टार लगा दो इसे। ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद करना है हमें। तो देखो कैसे आया है फॉर्मूला, सर हमने देखा था कि 9 ग्राम वाटर था, 9 ग्राम वाटर था, डिवाइड बाय 18 किया तो मोल्स आ गए, उतने ही मोल्स SO3 के थे। 9/18 मोल्स इनटू मोलर मास किया तो मास आ गया। ये मास 100 में से आएगा हमेशा, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो हमने देखा डायरेक्टली फॉर्मूला बना दिया, x/18 इंटू 80 परसेंटेज। और जहां पर x क्या है, वेयर x इजिकल्स टू नंबर ग्रेटर देन 100, लिख दो जल्दी से। x क्या है, नंबर ग्रेटर देन 100। तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं सेकंड क्वेश्चन सोल्व करो, तो बस बता दो सर लेबलिंग कितने दे रखी है, 118%, तो x आ जाएगा हमारे पास 18। यहां तक वो दिक्कत है क्या, x हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा 18, तो परसेंटेज SO3। अब तो सर फटाक से आंसर दे देंगे, 18 डिवाइड बाई 18 इंटू 80, यही हो जाएगा। यहां से हमारे पास आ गया 80%, बना लो इसे जल्दी से। तो यही बात थी, ओलियम परसेंटेज समझना इज मोर इंपॉर्टेंट। उसके बाद तो फॉर्मूला है x/18 इंटू 80, और 80 याद रखना क्या था, 80 था मोलर मास ऑफ SO3। 80 क्या है, मोलर मास ऑफ SO3, बना लो इसे भी जल्दी से, मोलर मास ऑफ SO3 बना लो इसे, हो जाना चाहिए ये सभी से। अब चलो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। जैसे हमने तो देखा 109% था ना, देखो दोबारा देखो, मैं नए तरीके से बना रहा हूं, एक टेबल ही बना लेते हैं। टेबल बना लेते हैं क्या, जैसे मान लो परसेंटेज लेबलिंग आपको दे रखी है क्वेश्चन में, परसेंटेज लेबलिंग दे रखी है, परसेंटेज लेबलिंग दे रखी है, परसेंटेज फ्री SO3 पूछ रहा है। देखना सारे के सारे क्वेश्चन आप ऐसे बना दोगे, परसेंटेज लेबलिंग आपको दे रखी है और परसेंटेज SO3 पूछ रहा है। तो देखना अगर मैंने बात की 104.5%, 109%, 115%, नहीं 115 तो फिर कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, मैं 118 ले रहा हूं इसे, 118% और 122.5% मैं ऐसे ले रहा हूं। ध्यान देना, सोल्व करना। 104.5 है ना, इसे ऐसा करो 100 भी ले लो, 100% भी ले लो। एक बार अगर मैं 100% लेबलिंग ले रहा हूं तो मुझे बताओ x कितना रहेगा, यहां पर केवल ऐसे लिख दो, परसेंटेज बराबर x डिवाइड बाई 18 इंटू 80, यही फॉर्मूला हमारा। मुझे बताओ x की वैल्यू 100 से ज्यादा होनी चाहिए, यहां तो 100 ही है, यहां तो पहले केस में तो 0%। अगर तुम्हें दिया हुआ है डब्बे के ऊपर 100% ओलियम, तो 100% ओलियम में SO3 कितना है, 0, मतलब वो 100 का 100 क्या है, H2SO4 है। आ जाओ इस पे 104.5%, तो 104.5% में बोलूंगा 4.5 डिवाइड बाई 18 इंटू 80, ऐसे हो जाएगा। ये कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सोल्व कर दो सर। 4 चौक 16 और 2 18, मतलब ये तुम्हारे पास हो जाएगा 4 से गया, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 2 18, यही आएगा। 4 से ही गया तुम्हारे पास 20, तो 20% आ जाएगा। क्लियर है चीज। 109% के लिए बात की जाए तो 109% के लिए हम क्या बोल देंगे, बता दो जल्दी से, अभी सोल्व किया था हमने यार। तो 9 डिवाइड बाई 18 इंटू 80, लिख दो जल्दी से, कितना आ जाएगा, 40% ओलियम, 40% फ्री SO3। अब क्या बोलेंगे, 109% लेबलिंग है, 100 ग्राम बाहर निकालो, 100 ग्राम ओलियम में तुम 9 ग्राम पानी मिला दो तो 109 ग्राम क्या मिलेगा, H2SO4 मिलेगा। ये लैंग्वेज के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए समझाया था। 118%, 118 है मतलब 18 डिवाइड बाय 18 इंटू 80, यह आ जाएगा तुम्हारे पास 80%। कोई दिक्कत नहीं इसमें।
नीचे वाले में आ जाओ, जल्दी से सोल्व कर दो। 122.5, तो 122.5 में तुम लोगे 22.5 डिवाइड बाई 18 इंटू 80। सोल्व कर दो इसे। अब सोल्व हो जाना चाहिए ये मुझे तो याद है, मैं लिख देता हूँ 100% आएगा, लिख दो इसे। ये जो आएगा ये 100% आएगा। मतलब अब इस अगर तुमने 125 मतलब 122.5% 122.5% लेबलिंग तुम्हें की हुई है, मतलब वहां पर हम क्या बोलेंगे, SO3 जो है ना, फ्री SO3 वो 100% है, पूरा का पूरा SO3 है, H2SO4 है ही नहीं उसमें। बना लो जल्दी से। और 122.5% वाले में 22.5 ग्राम पानी मिला दो तो तुम्हें कितना 122.5 तुम्हें H2SO4 मिल जाएगा। बना दो इसे, हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये लेबलिंग वाला जो पोर्शन था, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ SO3, परसेंटेज फ्री SO3, ये कंप्लीट हो चुका है। इसे बना लो जल्दी से, हो जाएगा ये। इस तरीके से ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट तो खत्म हो चुका है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा जिसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चंस जो आपके कॉमन डाउट्स भी रहेंगे वो भी मैं कवर करवा दूंगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। हो जाएगा ये, इसे प्रैक्टिस करके रखना। शॉर्ट नोट्स भी जरूर बना लेना। अगर चैप्टर खत्म हो चुका है तो आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं और चैप्टर खत्म होने के बाद 2 पेज जरूर छोड़ने हैं। उन 2 पेज का क्या मतलब है कि सर जब भी एग्जाम में एग्जाम होगा या कभी आपने कुछ क्वेश्चंस दिए, उन क्वेश्चंस में से कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगे तो वो आप अपने उन 2 पेज में लिखोगे। अरे बात समझ में। और शॉर्ट नोट्स अलग से साथ के साथ बनाते चलना है। ये सभी क्वेश्चन सोल्व करना, रिवीजन अच्छे से करते रहना। मिलते हैं। जय भारत।